हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए, ठीक है। और ये नीट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, काफ़ी सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, यानी ये क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, ओके, उसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत तरह के प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है, ओके। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया ये डायग्राम है। इसे हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चयनित पदार्थों को ही अंदर आने देती है, ये अपने आप चुन लेती है कौन सा पदार्थ हमारे लिए क्या होता है कि लाभदायक है, वही पदार्थ को कोशिका के अंदर आने देती है। जो पदार्थ इसके लिए लाभदायक नहीं होता है वो उसे बाहर ही रहने देती है। तो इस प्रकार की ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस तरह से ये सुरक्षा प्रदान करती है हमारी कोशिका को, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं और बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वैज्ञानिक जो सेचवान थे उन्होंने 1838 ईस्वी में से सूक्ष्मदर्शी से देखा और इसकी खोज की। और वैज्ञानिक जो नेगली एंड क्रेमर थे, इन्होंने 1855 ईस्वी में कोशिका झिल्ली नाम दे दिया था। जो नेगली एंड क्रेमर थे इन्होंने क्या किया था, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे दिया था। कब दिया था, 1855 ईस्वी में। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है, ठीक है। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको घेरे रहती है। और जो वैज्ञानिक पालोव थे, इन्होंने 1931 ईस्वी में इसको प्लाज्मा लेम्मा नाम दिया था। क्या दिया था, प्लाज्मा लेम्मा नाम दिया था, ठीक है। किसको, प्लाज्मा झिल्ली को, ओके। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छी तरह से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता लेते हैं, तब हमें ये अच्छी तरह से दिखाई देती है, ओके। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कैरेक्टर, प्लाज्मा झिल्ली के किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करती है, क्या क्या इसमें होता है। देखिए इसकी जो कुल मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है। देखिए यहाँ पर इसकी कुल मोटाई जो होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है। और इसमें कई अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, कई अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पूरी प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें कई अलग अलग प्रोटीन पाई जाती हैं। लिपिड जो होता है वो हेड से जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्लाज्मा झिल्ली काट के यहाँ पर लगा दी ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाए। देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली है वो यहाँ पर थोड़ी सी काट के हमने लगा दी है। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लाज्मा झिल्ली का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर दिया, इस तरह का ये होता है, ठीक है। एक पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया, इसे हम हेड कहते हैं, ठीक। तो ये ऊपर की ओर होता है, इसे हम हेड कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, फास्फेट ग्रुप कह देते हैं, यानी फास्फेट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसे हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को। और इसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, ये पानी से प्यार करता है, पानी को अपने अंदर आने देता है आसानी से, ठीक है। और इसे हम पोलर बोलते हैं। पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी को अपने अंदर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम ध्रुवीय बोल देते हैं। और जो नीचे वाला इसका पार्ट होता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या कहलाता है, टेल पार्ट कहलाता है। ऊपर वाला हेड, नीचे वाला टेल, ठीक है। और इसे हम लिपिड ग्रुप बोलते हैं, यानी ये लिपिड प्रोटीन से बनी हुई होती है। यहाँ पर जो नीचे देख रहे हो ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड प्रोटीन से बनी हुई होती है, या आप कह सकते हो लिपिड ग्रुप से बनी हुई होती है, ठीक है। लिपिड ग्रुप इसे हम बोल देते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जहाँ पर हाइड्रो लग जाए, समझ लीजिए पानी की बात हो रही है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, ये पानी को अपने अंदर नहीं आने देती है। हेड तो आने देता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है, पानी को अंदर आने देता है। जैसे ही यहाँ पर पानी आता है इस टेल के पास, तो ये पानी को रिफल कर देती है, पानी को फिर से बाहर फेंक देती है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इसे पानी से प्यार नहीं है,
ओके, इसे हम नॉन पोलर भी कह देते हैं। नॉन पोलर क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसको पानी से प्यार नहीं है, ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। देखिए यहाँ पर जितनी बातें मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लिपिड हेड से जुड़ा हुआ होता है। जो लिपिड है, जो ये किससे बना हुआ है? ये लिपिड से बना हुआ है। लिपिड किससे जुड़ा है? हेड से जुड़ा है, यानी आप कह सकते हो फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक, या आप इसे भी कह सकते हो नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, ये आप टेल कह सकते हो। ओके, ये अंदर की ओर हैं। ये क्या है? अंदर की ओर है। देखिए यहाँ पर भी लिपिड अंदर की ओर है, ये भी लिपिड अंदर की ओर है। और हेड जो है, हेड ऊपर वाला, ये हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, यानी आप इसे पोलर भी कह सकते हो। ये ऊपर की सतह पर होता है, यानी ये ऊपर की ओर होता है। देखिए ये ऊपर की ओर है हेड, यहाँ पर भी ऊपर की ओर हेड, लेकिन जो यहाँ पर टेल होती है वो आमने सामने अंदर की ओर होती है। तो इसे हम लिपिड बाई लेयर भी बोल देते हैं, क्योंकि लिपिड की 2 लेयर हैं, इसीलिए हम इसे लिपिड बाई लेयर भी बोल देते हैं। और इन दोनों को हम मिलाकर, हेड और लिपिड को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिपिड को हम क्या बोलते हैं? टोटल फास्फोलिपिड बाइलेयर बोल देते हैं। यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप भी मिल गया है और लिपिड भी मिल गया है, तो इसे हम फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर हो, वही बाइलेयर हो जाता है। और यहाँ पर जो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ, और फास्फेट ग्रुप और लिपिड ग्रुप को यदि मिला देते हैं तो फास्फोलिपिड ग्रुप बन जाता है, यानी फास्फोलिपिड प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए फास्फोलिपिड बन गया, इन दोनों को यदि हमने मिला दिया, फास्फेट ग्रुप और लिपिड को मिला दिया तो फास्फोलिपिड बन गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को यदि हम आपस में मिला देते हैं, यदि हम एक बार इसे कहना चाहें, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को यदि हम एक वर्ड में कहना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डायग्राम के बारे में बता दिया है, किस तरह का इसका डायग्राम है। और यहाँ पर क्या है कि इस झिल्ली में 2 मूवमेंट होते हैं। किस तरह के 2 मूवमेंट होते हैं? देखिए एक तो होता है ट्रांजिशन और एक होता है फिलिप फ्लोप मूवमेंट। दोनों से बताऊंगा मैं आपको। देखिए ट्रांजेक्शन किस प्रकार का होता है? सेम मेम्ब्रेन के बिटवीन होना, यानी सेम एक ही झिल्ली के बीच होगा। देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है ये किस प्रकार से होता है? देखिए इसमें जो प्रोटीन होती है, ऊपर आप देख रहे हो ये प्रोटीन तैरती रहती है। ठीक है, यदि ये प्रोटीन यहीं पर तैरती रहे, ठीक है, एक ही झिल्ली में ये तैरती रहे, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ चली जाए। ठीक है, एक ही झिल्ली में यदि ऊपर ही ऊपर तैरती रहे, हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सेम मेम्ब्रेन के बिटवीन होना, यानी एक ही झिल्ली के बीच जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। और फिलिप फ्लोप मूवमेंट का क्या मतलब होता है? 2 मेम्ब्रेन के बिटवीन होना, 2 झिल्लियों के बीच होना। देखिए यदि कोई प्रोटीन यहाँ से सीधे यहाँ आ जाए, यहाँ से सीधे यहाँ आ जाए और यहाँ से ऊपर चली जाए, तो ये क्या कहलाता है? मूवमेंट फिलिप फ्लोप मूवमेंट कहलाता है। एक अंदर वाली झिल्ली और एक बाहर वाली झिल्ली के बीच यदि हो रहा है मूवमेंट, तो ये कैसा कहलाता है? फिलिप फ्लोप मूवमेंट कहलाता है। यानी यहाँ इसका जो ये वाला प्रोटीन ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? फिलिप फ्लोप मूवमेंट कहलाता है। और जो ट्रांजिशन मूवमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? यानी इसका प्रोटीन ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यह वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन के बीच होता है तो उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से इसमें 2 प्रकार से मूवमेंट होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कैरेक्टर, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें केमिकल कंपोजिशन यानी वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, कितनी चीज़ें इसमें मिलकर ये बनी हुई होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी की पूरी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है? देखिए एक तो लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है, एक प्रोटीन से बनी हुई होती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो लिपिड होता है वो 50 से 60% होता है, लिपिड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लिपिड ही तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो ऊपर वाला है वो किससे बना हुआ है, जो नीचे वाला आप देख रहे हो, नीचे वाला जो है वो किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। लिपिड कितना ज़्यादा है, तो ये लिपिड जो है 50 से 60% है, प्रोटीन जो है 30 से 40%,
और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 से 5% है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% लिखा है और यही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है पेरिफेरल प्रोटीन, और क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी है इंटीग्रल प्रोटीन, इसे हम और क्या बोल देते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है, पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है वो ऊपर की ओर होती है, ठीक है, झिल्ली के बाहर स्थित है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है झिल्ली के बाहर स्थित होती है और फास्फोलिपिड अणु से वांडर वाल बल्स फोर्स के द्वारा जुड़ी रहती है। और इसे हम वांडर वाल बल, आपने यदि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वांडर वाल बल्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बल होता है, कमज़ोर बल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसे हम अलग भी कर सकते हैं, इस प्रोटीन को हम अलग भी कर सकते हैं। और जो फास्फोलिपिड होता है, इसके समुद्र में जो प्रोटीन होते हैं वो तैरते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फास्फोलिपिड होता है, जैसा कि यहाँ पे यदि थाली में क्या रखेंगे, बर्फ़ रखेंगे, बर्फ़ तो ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, और जो पानी होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर क्या समझने वाली जो बात है, जो पानी है वो क्या है आपका, वो फास्फोलिपिड है। पानी क्या है, फास्फोलिपिड है। और जो बर्फ़ आपका है वो है प्रोटीन। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, फास्फोलिपिड का जो प्रोटीन है, ठीक है, ये फास्फोलिपिड से बनी हुई है, ये लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है ये तैरता रहता है, ठीक है, इसे आसानी से अलग भी कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जो फास्फोलिपिड होता है उसके समुद्र में ये वाले जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये तैरते रहते हैं इसके ऊपरी सतह पर, और इसमें फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती है। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ये एक ही जगह पर रहते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, लेकिन इसमें फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती है, ऊपर नहीं जाते हैं, इस मेम्ब्रेन को छोड़कर ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती है। और यहाँ पर क्या है, इसकी मात्रा झिल्ली में 30% पाई जाती है। जो यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये 30% पाई जाती है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में, कम पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड के बंध को तोड़ने के लिए माइल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसके द्वारा हम प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड के बंध को तोड़ सकते हैं। ये प्रोटीन है और ये फास्फोलिपिड बंध से जुड़ी हुई होती है, यानी फास्फोलिपिड प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है। यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो किससे तोड़ सकते हैं, माइल्ड ट्रीटमेंट आवश्यकता किससे, इसे हम हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ओके। तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। तो मैंने आपको बता दिया पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। आपको यहाँ पर जो खास बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होता है, ठीक है, और ये वांडर वाल के द्वारा जुड़ा रहता है। इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और अलग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ये कहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन के सतह पर होता है, ऊपर की ओर होता है, इसकी मात्रा 30% होती है। इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, इसमें फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है। इंटीग्रल आप समझ चुके होंगे कि इंटीग्रल क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो छूट गया था, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जो पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। पेरिफेरल जो प्रोटीन होती हैं वो कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो झिल्ली के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए एक तो होती है साइटोक्रोम सी प्रोटीन, एक नाम है इसका, स्पेक्ट्रल प्रोटीन एक होती है। तो ये दो अलग अलग नाम हैं जो कि यहाँ पर प्रोटीन इस तरह की पाई जाती है। तो चलिएगा अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पर इंटीग्रल का मतलब धसा होना, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन ये है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, धसी होती है, ठीक है, धसी होती है। जैसे ये धसी हुई है, ये धसी हुई है, ये धसी हुई होती है, और इसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए ये प्रोटीन झिल्ली के अंदर धसी हुई होती है। करियर प्रोटीन, जैसे करियर प्रोटीन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन, इसी को हम ही कहते हैं। देखिए जो करियर प्रोटीन होते हैं इसके अलग अलग नाम होते हैं। और जो यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ये भी धसी हुई है, और जो चैनल प्रोटीन है ये भी धसी हुई है, ठीक है। करियर प्रोटीन के अलग अलग यहाँ पर हमें नाम बताए हैं आपको, टनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये झिल्ली में मजबूती के साथ जुड़ी हुई होती है,
यानी धसी हुई होती है और इसे आसानी से हम अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यानी जो करियर प्रोटीन है, ये यदि कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, जो करियर प्रोटीन है, जो धसी हुई यहाँ पर जो प्रोटीन दिख रही हैं, ये जब कहाँ मिल जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती हैं, यानी आप कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड से जब मिल जाती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देती हैं। ठीक है, तो इसकी एक खास बात होती है करियर प्रोटीन की, जो धसी हुई जो प्रोटीन है जब वो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना देती हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रोटीन, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इस प्रकार का ये प्रोटीन बना देती हैं। और यहाँ पर यदि ये यही वाली प्रोटीन किससे मिल जाती है, फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिल जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर फास्फोलिपिड प्रोटीन है, इससे यदि मिल जाती हैं क्या बना देती हैं, लिपोप्रोटीन बना देती हैं। ओके, तो ये भी इनकी खास बात होती है, पता होनी चाहिए आपको। जैसे कौन कौन सी इंटीग्रल प्रोटीन जो धसी हुई है इसके अंदर, इनके नाम क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे अल्फा हेलिकस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, इनके आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लिपिड। लिपिड जो प्रोटीन होती है वो किस प्रकार की होती है, किस तरह से पाई जाती है, काफ़ी अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। ये जो होती है वो 50 से 60% पाई जाती है इस झिल्ली के अंदर, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो होती है, जो यहाँ पर टेल पार्ट है, ये किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। तो इसकी जो मात्रा है वो कितनी ज़्यादा है आप देख सकते हो, तो 50 से 60% ये पाई जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आकार प्रदान कर देती है, जो लिपिड प्रोटीन होती है, जो टेल होता है वो इसे आकार प्रदान कर देता है। देख सकते हो किस प्रकार से ये जुड़ी हुई है आमने सामने, किस तरह का आकार आपको दिख रहा है। ओके, तो ये आकार प्रदान कर देती है। ठीक है, और झिल्ली में लिपिड आमने सामने जुड़े हुए होते हैं। देखिए नॉर्मल बातें हैं यहाँ पर। और इसकी झिल्ली में मात्रा कितनी होती है, 60% होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 यहाँ पर लेयर हैं, इसीलिए यहाँ पर लिपिड बाइलेयर बताया गया है। और ऐसी कौन सी प्रोटीन, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लिपिड के देखिए, एक तो फास्फोलिपिड इसके अंदर पाई जाती है, एक तो फास्फेट ये जुड़ा, इसे फास्फेट ग्रुप कहते हैं, और नीचे टेल वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिपिड ग्रुप कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम फास्फोलिपिड बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो लिपिड है, देखिए एक तो फास्फोलिपिड पाया जाता है इसके अंदर, एक ग्लाइकोलिपिड्स पाया जाता है और एक सिप्रोलिपिड्स पाया जाता है। ओके, तो लिपिड के जो एग्जाम्पल है ये भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 5% इसकी मात्रा है, लेकिन इसका कार्य आप देखकर चौंक जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यदि वो उसे हम लिपिड में मिला दें, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है और लिपिड होता है, इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मिला देते हैं, नॉर्मल सी बात है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है यदि हम प्रोटीन से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट जब किससे मिला देते हैं, प्रोटीन से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, यहाँ पर अगला जो खास बात होती है 1 से 5% पाए जाने की, कि एक सेल से दूसरी सेल को पहचानने में मदद करता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक सेल से दूसरी सेल को किस प्रकार से पहचानता है। तो देखिए, ये हृदय की एक सेल है, ठीक है, सेल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, एक हमने फेफड़े की सेल ले ली। ओके, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने सेल को काट दिया। ठीक है, ये वाली हमने सेल को काट दिया, कट कर दिया, इसको भी हमने बीच से कट कर दिया। अब हमने इसको कट क्यों किया, ताकि आप समझ पाए। हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हटा दिया। अब हम इस सेल को और इस सेल को मिलाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से इसे मिलाएंगे, देखिए पार्ट है, ये तो हृदय का पार्ट है, हृदय की सेल है ये, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और जो यहाँ पर है ये कौन सी है, फेफड़े वाली है, यानी लंग्स की ये सेल है।
अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। कार्बोहाइड्रेट्स का मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि जो क्या होती है, एक सेल से दूसरी सेल को किस प्रकार से पहचानता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इस प्रकार की होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके ऊपर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यदि हम इन दोनों सेल को मिलाएंगे, हृदय वाली सेल को फेफड़े वाली सेल से यदि हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स इस वाले ये कार्बोहाइड्रेट से पहचान लेंगे, इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हैं। तो ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहचान लेंगे कि ये वाली सेल हमारी नहीं है और ये वाली सेल हमारी नहीं है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सेल से दूसरी सेल को पहचानने में मदद करते हैं। देखिए, एक हमने हृदय की सेल ले ली, एक हमने फेफड़े वाली सेल ले ली, इन दोनों को बीच से काटा, अलग कर दिया उसका पार्ट, फिर इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को यदि हमने मिलाया तो क्या निकला है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी ये जुड़ती नहीं है और बिल्कुल नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और इसके ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक सेल से दूसरी सेल को पहचान लेते हैं। ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये हृदय की सेल नहीं है, ठीक है। और जो फेफड़े वाले जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स वो पहचान लेते हैं कि ये फेफड़े की सेल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़ती नहीं है, ओके। तो इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य होता है। तो इसीलिए 1 से 5% जो पाई जाती है काफ़ी ज़्यादा जो क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। देखिए, अब हम बात करते हैं मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे। देखिए, पहला जो मॉडल था सैंडविच मॉडल था, जिसे हम ट्री लेमर मॉडल भी कहते हैं। और दूसरा जो मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये भी फेल हो गया मॉडल और ये भी फेल हो गया। जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल था इसके द्वारा काफ़ी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैंडविच मॉडल किस प्रकार से फेल हुआ था और इन्होंने क्या क्या बता पाया था। देखिए, जो सैंडविच मॉडल था इसकी जो वैज्ञानिक थे, किसने इसकी खोज की थी, जेम्स डेनली एंड हंस डेमसन ने 1935 ईस्वी में इसकी खोज की थी सैंडविच मॉडल की। और इन्होंने बताया था कि फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। देखिए, जो फास्फेट ग्रुप है और ये लिपिड यानी टेल है, ये फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, जेम्स डेनली एंड हंस डेवसन ने बता दिया था कि ये झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, ताकि इसमें जो प्रोटीन होती है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इस झिल्ली के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलर इन्होंने बताया था। और क्या बताया था कि फास्फोलिपिड के जो अणु होते हैं वो एम्पीपैथिक होते हैं। एम्पीपैथिक मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोफोबिक हो और हाइड्रोफिलिक, यानी हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं, टेल पार्ट को कहते हैं, और हाइड्रोफिलिक हम कौन से पार्ट को कहते हैं, हेड पार्ट को कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम एक वर्ड में कहना चाहें एम्पीपैथिक बोलते हैं। और जो फास्फोलिपिड्स के अणु होते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। किस तरह से जुड़े हुए होते हैं फास्फोलिपिड्स के अणु, इनका जो टेल पार्ट होता है वो आमने सामने होता है और हेड पार्ट दूर दूर होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है, टेल आमने सामने, हेड दूर दूर। झिल्ली होती है, कैसी होती है, चयनित पदार्थों को ही अंदर आने देती है। जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो हानि पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं। जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं वही इस झिल्ली के अंदर एंटर करते हैं, ओके। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि चयनित पदार्थ ही इसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मिस हो गया था, क्या गलती हो गई थी जिसके कारण क्या हो गया कि इस मॉडल को नहीं माना गया। देखिए, इसमें वाटर प्लाज्मा झिल्ली में कैसे पार करेगा, एंड मूवमेंट इन्होंने नहीं बता पाया था। देखिए, वाटर यहाँ पर इन्होंने नहीं बता पाया था कि वाटर किस प्रकार से इस प्लाज्मा झिल्ली के साइटोप्लाज्म में जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये तो पानी से प्यार करता है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से प्यार नहीं करता है, इसका टेल पार्ट। तो जो पानी आएगा इससे तो अंदर हो जाएगा, लेकिन जो टेल है वो वापस कर देगी उस पानी को, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पानी अंदर कैसे आएगा ये नहीं इन्होंने बता पाया था, किसने, इस वैज्ञानिक ने।
और अगला है कि मूवमेंट कैसे होगा, कि इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो मूवमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा। मूवमेंट दो प्रकार का होता है, फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजैक्शन। अगला यहाँ पर जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, इसे हम देख लेते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, देखिए वैज्ञानिक जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में इसे दिया था, इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को। इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें प्रोटीन जो होती है वो बीटा फाइबर होती है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया था कि ये बीटा फाइबर प्रोटीन होती है। इसकी जो मोटाई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 75 से 100 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। इन्होंने ये भी बता दिया था कि 75 से 100 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। तो इन्होंने यही दो जानकारी नहीं दे पाई थी और इन्होंने मिस क्या कर दिया था, जो कि इसे भी नहीं माना गया। मिस किया बिल्कुल सेम जैसे ऊपर इन्होंने किया था। इन वैज्ञानिक ने डेविसन ने जैसे वाटर प्लाज्मा झिल्ली में कैसे पार करेगा वो नहीं बता पाया था, और मूवमेंट कैसे होगा इन्होंने भी यही बात को नहीं बता पाया था। ओके, अगला जो आता है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है। इसे सभी वैज्ञानिकों ने सही बताया। देखिए वैज्ञानिक सिंगर एंड निकलसन ने 1972 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी खोज कर दी थी, फ्लूइड मॉजिक मॉडल की। इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दे दी थी। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, पता है आपको। प्रोटीन जो होती है इसके अंदर अल्फा ग्लोबुलर होती है, जैसे पहले बताया था। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ओके, और इन वैज्ञानिक ने बताया था सिंगर एंड निकलसन ने कि प्रोटीन दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो सिंगर एंड निकलसन थे इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, देखिए यहाँ पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था भी था पहले। और एक्सटेंसिक प्रोटीन हम किसे कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सटेंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर धसी हुई होती हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन वो यहाँ पर ऊपर की ओर उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसे हम इसका दूसरा नाम होता है पेरिफेरल का इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। तो इन दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, इनके अलग अलग नाम होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया था फ्लूइड मॉजिक मॉडल ने कि जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड्स की ये बाई लेयर होती हैं, आप देख सकते हो, ये एम्फीपैथिक होती हैं। इन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक कौन सी होती है, ऊपर वाली होती है, और हाइड्रोफोबिक नीचे वाली होती है। और हाइड्रोफिलिक जो होती है, हेड वाला जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, कौन सी प्रोटीन से, ग्लिसरॉल एंड कोलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे, ग्लिसरॉल एंड कोलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और हाइड्रोफोबिक यानी जो नीचे वाला जो पार्ट, टेल पार्ट है, वो किससे बना हुआ होता है, फैटिक एसिड से बना हुआ होता है। और इन वैज्ञानिक ने सिंगर एंड निकलसन ने बता दिया था कि इसमें मूवमेंट पाया जाता है दो प्रकार से। एक तो पाया जाता है जो होता है ट्रांजैक्शन, या आप कह सकते हो लेटरल मूवमेंट। ठीक है, जो कि कहाँ होता है, सेम मेम्ब्रेन प्रोटीन मूवमेंट होता है, यानी एक ही मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है वो इधर उधर होता रहता है, एक ही मेम्ब्रेन के बीच मूवमेंट होता है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये प्रोटीन है, यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये तैरता रहता है, मूवमेंट होता रहता है इसमें। और अगला है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, बताया था इन वैज्ञानिक ने। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन्होंने बताया था कि दो मेम्ब्रेन के बीच होता है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है तैरती तैरती यहाँ ऊपर भी आ जाती है, तैरती तैरती नीचे भी आ जाती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच होने वाला जो क्या मूवमेंट, प्रोटीन का मूवमेंट क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाता था। इन वैज्ञानिकों ने इन्हें बता दिया था। ठीक है, और अगला यहाँ पर जो है फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए इनके फंक्शंस किस प्रकार से होते हैं। देखिए फंक्शंस जो होता है, देखिए झिल्ली के द्वारा चयनित पदार्थ ही अंदर आते जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये झिल्ली ऐसी झिल्ली है, इस कोशिका, ये कोशिका के ऊपर चढ़ी हुई होती है और कोशिका के अंदर ऐसे ही पदार्थ अंदर आने देती है जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, चयनित पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ को अच्छी तरह से देखती है कि ये कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, और जो नुकसानदायक नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो कोशिका के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए चयनित पदार्थों को अंदर आने देती है।
इसका ये वर्क हो जाता है। अगला है कोशिका, कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर का पर्यावरण पता लगाकर उसी तरह से प्रक्रिया करती है। ये कोशिका झिल्ली होती है, ये बाहर का पर्यावरण पता लगाकर उसी प्रकार से कोशिका को ढाल लेती है। अगला है झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। झिल्ली जो होती है कोशिका के चारों तरफ होती है और ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य जो पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, इसके द्वारा ये अंदर कोशिका के नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है झिल्ली में उपस्थित चैनल प्रोटीन भी पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें यहाँ पर चैनल प्रोटीन जो उपस्थित होते हैं ये जल के पदार्थों को अंदर आने देते हैं और जल के पदार्थ को बाहर जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया था कि जो जल के पदार्थ थे वो यहाँ पर अंदर नहीं आ पाते थे, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो सिंगर एंड निकलसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया कि जो जल के पदार्थ होते हैं, जल के अणु होते हैं, वो चैनल प्रोटीन की सहायता से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका एक कार्य होता है प्लाज्मा झिल्ली का। अगला है कि इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कोशिका से कोशिका की पहचान करता है। इसमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कोशिका से दूसरी कोशिका को पहचानने में मदद करते हैं। यदि हार्ट वाली जो कोशिका है, यदि वो लंग्स वाली कोशिका से मिलाई जाएगी तो इनके ऊपर जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर वो मैच कर जाएंगे और क्या कर देंगे, उसे मिसमैच कर देंगे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिका को कोशिका में पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हार्ट वाली कोशिका और लंग्स वाली कोशिका से किस तरह से मिल जाएगी, ये नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हैं। ओके, तो ये इसका कार्य होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अगला यहाँ पर बताया गया है, इन वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होता है। किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। परिवहन क्या होता है, इसमें पदार्थ ऊपर से अंदर आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं, ये परिवहन कहलाता है। और ये परिवहन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी सक्रिय परिवहन, और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन यानी निष्क्रिय परिवहन। तो चलिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्टिव यानी सक्रिय। सक्रिय जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सक्रिय परिवहन, वो किस प्रकार से होता है, इसमें किसी अणु को झिल्ली के अंदर बाहर लाने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। देखिए ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एटीपी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की, एटीपी का क्या मतलब होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम पदार्थ को अंदर बाहर लाएंगे तो इसमें एटीपी की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें किस प्रकार से, देखिए इसमें परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पदार्थ जो होते हैं वो निम्न से उच्च की तरफ जाते हैं, यानी लो से हाई की ओर जाते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आयन पंप ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और दूसरा होता है बुल्क ट्रांसपोर्ट। किस प्रकार से आयन पंप ट्रांसपोर्ट होता है और किस प्रकार से बुल्क ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए पहला है आयन पंप ट्रांसपोर्ट। देखिए कुछ मुख्य आयन यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनका ट्रांसफर होता है इस प्लाज्मा झिल्ली में। देखिए इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आयन का, वो चैनल प्रोटीन के द्वारा होता है। यहाँ पर चैनल प्रोटीन जो लगे हुए हैं इनके द्वारा ही इन आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये कुछ मुख्य आयन हैं जैसे सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, और भी जो आयन होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लाज्मा झिल्ली के पंप हैं, वो क्या करते हैं, इन आयनों को इधर उधर ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं निम्न से उच्च की ओर। ठीक है, यानी लो से हाई की ओर पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए पहला है सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और होता है प्रोटॉन पंप। देखिए ये तो पंप हैं, इंपॉर्टेंट पंप हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार का होता है। देखिए ये मैंने एक प्लाज्मा झिल्ली बना ली, ये क्या है, चैनल प्रोटीन है। यहाँ पर किस प्रकार से इसका क्या होगा, परिवहन होगा, निम्न से उच्च की ओर होगा, यानी लो से हाई की तरफ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखिए यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, पोटेशियम यहाँ पर लिखा हुआ है। किस प्रकार से ये अंदर बाहर होंगे, किस प्रकार से ये निम्न से, यानी जहाँ पर लो है उच्च की तरफ किस प्रकार से जाएंगे। एक एटीपी की सहायता से हम 2K+ आयन
निम्न से उच्च की ओर भेज देते हैं। 2K प्लस आयन को निम्न से, यानी जहां पर कम है, यहाँ पर तो ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है, तो यहाँ पर कम से उच्च की ओर भेजेंगे, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो कम से यदि हम ज्यादा की ओर भेजेंगे तो एक ATP की आवश्यकता होती है। 3 Na प्लस आयन है, जहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो कम से हम उच्च की ओर लाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। ओके, तो यही बात को यहाँ पर हमने बताया और आपको अच्छी तरह से समझाया। देखिए, किसी अणु को झिल्ली के अंदर बाहर लाने के लिए ATP की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों ऊर्जा की आवश्यकता होगी? जब हम क्या करेंगे, इसमें जो परिवहन होता है, जहाँ पर जैसे कम कोई पदार्थ है, यदि हम उच्च की ओर लाएंगे तो क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी, ATP लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि लो से हाई की ओर जब पदार्थ जाते हैं तो ATP की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार का होता है, आयन पंप ट्रांसपोर्ट, बुलिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आयन पंप ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मुख्य आयन का ट्रांसफर होता है। आयन पंप ट्रांसपोर्ट है तो आयन का ट्रांसफर होता है और इसमें जो ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, चैनल प्रोटीन से होती है। चैनल प्रोटीन यहाँ पर लिखा हुआ है। और कौन से जो आयन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं जो चैनल प्रोटीन के द्वारा, कुछ मुख्य आयन यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पंप लिखे हुए हैं प्लाज्मा झिल्ली के, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। इस प्रकार से एक ATP की सहायता से 2K प्लस आयन और 3 Na प्लस आयन निम्न से उच्च की ओर भेजते हैं। देखिए, आयन पंप ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं बुल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें भी क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका ही पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें भी आवश्यकता होगी ऊर्जा की। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े आकार के अणु, काफी हैवी आकार के अणु होते हैं, वो अंदर बाहर जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली के, ठीक है। कोशिका के अंदर आते हैं और कोशिका के बाहर जाते हैं। इसमें ATP भी खर्च होगी, क्योंकि इसी का ही पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये 2 प्रकार से होता है बुल्क ट्रांसपोर्ट। एक तो होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस को समझ लेते हैं। जब सेल के बाहर से बड़ा अणु अंदर की ओर आता है तो ये 2 प्रकार का होता है एंडोसाइटोसिस। एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है फिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है, देखिए, फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल ईटिंग क्या होता है, देखिए, इसमें कई सारे जो सूक्ष्म तंतु होते हैं और कई सारे कोशिका के टुकड़े होते हैं, वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे हम फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सेल के अंदर सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट कोशिका के जो टुकड़े होते हैं कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और कोशिका उन्हें क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे नष्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि कोशिका के अंदर कोई बेकार पदार्थ अंदर नहीं आता है, सिर्फ ओरिजिनल ही पदार्थ अंदर आता है जो इसके लिए लाभदायक होता है। और इसको नष्ट करने में इस कोशिका के टुकड़े जो होते हैं, फालतू के पदार्थ जो इसके अंदर आते हैं कोशिका के अंदर, तो इसमें ATP की प्रयोग होती है, यानी ATP ऊर्जा खर्च होती है इनको मारने में, इनको खत्म करने में। ओके, तो आपको फेगोसाइटोसिस समझ में आ गया होगा। फिनोसाइटोसिस में इसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं और तरल पदार्थ सेल में प्रवेश करते हैं। अगला है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या कहलाता है, इसका ठीक उल्टा होता है एंडोसाइटोसिस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल के जो पदार्थ होते हैं, सेल में जो पदार्थ होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। सेल के अंदर जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर चले जाते हैं। और एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा था कि बाहर से जो पदार्थ हैं वो अंदर की ओर आ रहे थे, और एक्सोसाइटोसिस में जो पदार्थ हैं वो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है B, जिसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, इसमें हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर पदार्थ जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा था लो से उच्च सांद्रता से, यानी लो से हाई सांद्रता की तरफ पदार्थ जाते थे, और इसमें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है कि हाई से लो की तरफ पदार्थ जाते हैं, ठीक है। इसमें ATP की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हाई से लो की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई ATP की यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। 3 प्रकार से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन, जब अणु आसानी से हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर चला जाता है,
उसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन वातावरण में बहुत सारी है, हमारे अंदर कम है, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं यानी हाई से लो की ओर ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, और फैटिक एसिड का ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से कई और पदार्थ होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जब पदार्थ जाते हैं उसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अगला है फैसिलिटी डिफ्यूजन। फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटीन चैनल यानी चैनल प्रोटीन और करियर प्रोटीन। प्रोटीन चैनल क्या करता है, ये जल को अंदर लाता है, और करियर प्रोटीन ये ग्लूकोज को पकड़ता है यहाँ से, इसका ये मुंह है, और उल्टा हो जाता है, ठीक है, और बाहर फेंक देता है। ठीक है, और बाहर से कोई पदार्थ होता है तो ये उल्टा हो जाता है और बाहर से पदार्थ को लेता है, अंदर भेज देता है। ठीक है, तो करियर प्रोटीन का इस तरह से कार्य होता है। प्रोटीन चैनल इसी तरह से रहता है, प्रोटीन अंदर आता है, जल का बाहर चला जाता है, और भी पदार्थ इसके अंदर आते हैं, जैसे आयन हो गया, मैंने आपको बताया था कि आयन भी इसके अंदर आते हैं। देखिए, इसमें किसी अणु को हाई से लो की तरफ भेजते हैं तो सुविधा की जरूरत होती है, किसी फैसिलिटी की जरूरत होती है। जब किसी पदार्थ को हम हाई से लो की तरफ भेजेंगे तो फैसिलिटी की जरूरत होती है। जैसे चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन क्या करता है, जल को ट्रांसफर करता है, और करियर प्रोटीन जल और ग्लूकोज दोनों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या होता है, इसमें जल का ट्रांसफर होता है, हाई से लो की ओर होता है। ओके, तो ये सिंपल सी परिभाषा है, आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दे दी है। तो चलिए, यदि आप और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख लीजिए। ओके, तो प्लाज्मा झिल्ली इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, परीक्षा में पूछा जाएगा इसका फंक्शन और प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसका डायग्राम अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, यदि नहीं लिया तो आप ले सकते हो उसका। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।